नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रिज्म जो कि कक्षा 12वीं और बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों के विषय वस्तु में है शामिल। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका प्रयोग हर परीक्षा में एक न्यूमेरिकल सवाल के रूप में या थ्योरिकल सवाल के रूप में या इसके बीच की जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रिज्म बताने से पहले मेरा एक आपसे निवेदन है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स ज़रूर दबाना दोस्तों। और उन सभी दोस्तों का धन्यवाद जो मेरा चैनल पर प्राप्त वीडियो को शेयर करते हैं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आइए प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का बना माध्यम होता है जिसका 3 भाग आयताकार और 2 भाग त्रिभुजाकार होता है दोस्तों। आयताकार मीन्स रेक्टेंगल के जैसा 3 भाग होगा उसमें, और ट्रायंगल के जैसा 2 भाग होगा दोस्तों। अब आयताकार जो भाग होते हैं जब हम इसका सूत्र ज्ञात करते हैं तो सूत्र ज्ञात करते समय दोस्तों हम इसके सिर्फ एक त्रिभुजाकार पार्ट को लेकर चलते हैं, जिसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होती है और एक आधार पृष्ठ होती है। अपवर्तक पृष्ठ को रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, आधार पृष्ठ को बेस सरफेस कहा जाता है दोस्तों। 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है, अर्थात रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो कोण होता है उसको प्रिज्म का कोण कहते हैं, और प्रिज्म के कोण को सदैव कैपिटल ए से प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। प्रिज्म के बारे में मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि एक ऊपर में त्रिभुज है, एक हमने जस्ट उसके समांतर दूसरा त्रिभुज बना दिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों के 3 कोर होंगे दोस्तों। तीनों कोर को हम आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से, तो ये प्रिज्म बन जाता है दोस्तों, जिसमें 3 आयताकार भाग कौन कौन से होंगे। एक भाग ये जो आयताकार दिख रहा है आपको, दूसरा ये जो आयताकार दिख रहा है आपको, और तीसरा इसके जस्ट पीछे का भाग होगा दोस्तों ये वाली भाग, और त्रिभुजाकार 2 भाग होगा जिसमें एक नीचे का भाग होगा एक ऊपर का। ये ऊपर वाली भाग हो जाएगी दोस्तों, और ये नीचे की भाग हो जाएगी जिसको आधार भाग कहा जाता है। अब दोस्तों हम त्रिभुज के त्रिभुजाकार भाग का एक अध्ययन करते हैं। हमने ले लिया है एक सरफेस ए बी सी में 2 अपवर्तक पृष्ठ होगा दोस्तों, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी और एक अपवर्तक पृष्ठ ए सी होगा। BC जो है वो आधार पृष्ठ होगा, अर्थात ये बेस सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। अब 2 अपवर्तक पृष्ठ के बीच में जो कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है प्रिज्म का कोण, अर्थात प्रिज्म एंगल। अब हम आते हैं ये क्रिया कैसे करती है इसके ऊपर। ध्यान दें दोस्तों, हमने एक लाइट रेज लिया है PQ, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और पॉइंट Q पर इंसिडेंट होकर वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। अंदर का पूरा मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है दोस्तों, इसलिए वो नॉर्मल लाइन से मतलब अभिलंब से थोड़ा झुक जाता है, और जैसे ही वो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पर इंसिडेंट होता है, वो पुनः डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करता है, और वो नॉर्मल लाइन मतलब अभिलंब से दूर हट जाता है दोस्तों। तो हमें 2 बिंदु दोस्तों Q और R पर 2 अभिलंब खींचना पड़ेगा दिखाने के लिए। हमने 2 अभिलंब खींच दिया है दोस्तों, M और O, N और O। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को पॉइंट O पर मिल रहे हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रेज और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण या इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। इस रेज के लिए ये सरफेस जो है दोस्तों वो इंसिडेंट सरफेस होगा, मतलब यहाँ पर आपतन कोण बनेगा, और चूंकि रेज यहाँ से बाहर निकल रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो निर्गत कोण या आउट एंगल होगा, क्योंकि ये आउट रेज है दोस्तों। अगर हम इसको I1 मान लें तो निर्गत कोण को क्या मानना पड़ेगा, I2। ये कोण
हमारा हो जाएगा दोस्तों R1 और ये कोण हो जाएगा मान लेते हैं R2। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज है, और ये जो निर्गत किरण आउट रेज है, निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाते हैं और आपतित किरण को और आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये हमने लाइन खींच दिया दोस्तों। ये निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाने पर जो लाइन यहाँ पे मैच कर रहा है, इस एंगल का नाम हम दे देते हैं दोस्तों T और इसको नाम देते हैं U। ये जो एंगल बन रहा है दोस्तों, इसको विचलन कोण कहते हैं, अर्थात डेविएशन एंगल। विचलन कोण या डेविएशन एंगल को दोस्तों हम डेल से प्रेजेंट करते हैं। डेविएशन एंगल का वैल्यू जो होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण बहुत कम कब होगा, जब लेंस पतला होगा, या मान लेंगे कि डेविएशन एंगल बहुत कम है तो मिनिमम डेविएशन कहा जाएगा फिर उसको, और यही जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, डेल m बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार डेविएशन या विचलन कोण को जब हमें परिभाषित करना होता है तो हम बताते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने में और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाने के पश्चात जो कोण बनता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं, और विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल m से प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों ये हमारा प्रिज्म है और ये प्रिज्म का बेसिक नॉलेज था। प्रिज्म सामान्यतः हम जानते दो प्रकार के कांच के बने होते हैं। दो अलग अलग प्रिज्म हो सकते हैं दोस्तों। एक प्रिज्म क्राउन कांच का बना होता है और एक प्रिज्म फ्लिंट कांच का बना होता है। क्राउन कांच के प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, लिस्ट नंबर, वो μ = 1/5 होता है, और फ्लिंट कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों वो 1/4 होता है। बस डिफरेंस यही है दोस्तों। जैसा कि हमारे पास दो कोण R1 और R2 मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी एक कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ और यहाँ। ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारे पास एक रेखा ऐसे और ऐसे है। इधर की पूरी वैल्यू I1 है और ये भाग दो भाग में बटा है दोस्तों। नीचे वाला R1 और ऊपर वाला नहीं पता, अर्थात उसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इस कुल वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों I1 - R1, मतलब यहाँ की वैल्यू I1 - R1। उसी प्रकार यहाँ की वैल्यू, ये कुल वैल्यू I2 है, नीचे की वैल्यू R2 है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी I2 - R2। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि सूत्र ज्ञात करते समय इस वैल्यू का हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है।